रात आपने देखा कि ऑलमोस्ट बात हो गई इस प्रोसेस में। मैं सुबह अच्छा छुट्टियां थी तो ये मैं बना पाया। इन एनी केस लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि वो फाइल ट्रांसफ़र होना, फिर खाना खाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अभी इसकी एडिटिंग करनी। एनीवे, सो हम यहाँ पहुँचे हैं जी कि हमने एक परमिट ले लिया, हमने लॉट ग्रेडिंग देख ली, हमने उसके बाद एक्सकवेशन पे बात की, और फिर एक्सकवेशन को किस तरह हमने मेंटेन करना है, टेम्परेचर्स क्या होंगे। अब हमने उसकी फुटिंग डालनी है, जो कि स्टेप 1 है इस सारे प्रोसेस का, जो कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाला हमने पहली चीज़ बनानी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, डेप्थ हम डिटर्मिन कर चुके हैं। ये अब हमने इस पे बात करनी है, लेकिन ये बनाने से पहले हमें पता ये करना होगा कि भाई सीमेंट मिक्स करना होगा। और ओंटारियो बिल्डिंग कोड आपको हर चीज़ का स्टैंडर्ड देता है। सीमेंट की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें आपकी रेत कितनी होगी, आपकी बजरी कितनी होगी, और वो सब क्या होगा। अब ये आपको 9.3 में लिखा हुआ मिलता है। मैं वहाँ से सिर्फ सीमेंट का पोर्शन लाया हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन सरिये का और हर चीज़ की ओंटारियो बिल्डिंग कोड में आपको स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, CSA 823 सेक्शन कंक्रीट रेटेड। अच्छा, तो हर चीज़ के इसी तरह आपको यहाँ पे बहुत जगहों पे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स लिखे होंगे। ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, सरिये का स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड होगा। और वो जो आपका पार्ट 1 है उसमें लिखे हुए हैं, वो एक टेबल में आपको दिखाऊंगा, अभी तो नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ आएंगे। सो अब कंक्रीट कैसे बनेगी और किस तरह आगे चलेगी। कंक्रीट बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। आप अपनी साइट पे भी मिक्स कर सकते हैं, थ्योरेटिकली ओंटारियो बिल्डिंग कहता है आप कर सकते हैं। मैंने कहीं अब आज के दौर में मिक्स होते तो देखी नहीं है। जनरली ये जो राइट पे ट्रक हैं यही आ रहे होते हैं और ये आके कंक्रीट पोर कर रहे होते हैं। कोई ही शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें वो साइट पे मिक्स कर रहे हों, लेकिन जनरली मैंने होते नहीं देखा। सो अब ये जो है कंक्रीट जो है ये आएगा, और ये इसकी क्या स्टैंडर्ड्स होंगे और उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, ये यहाँ पर सारी वो उसने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। अच्छा जी, कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। जैसे जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो आप इसको पढ़िएगा ख़ुद भी और आपको समझ आनी शुरू होगी। 4 में ये जाके कहता है कि जी एक फ्लैट इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म वॉल्स, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। तो वो मैंने आपको सिर्फ तस्वीर एक दिखाई है कि ये, इफ़ यू आर अनफेमिलियर, ICF वॉल्स से, ICF walls are interesting, not very commonly used, but they are interesting. I find it very nice. वो ये फॉर्म फैक्टर उसका ऑलरेडी बना होता है, उसके दोनों तरफ इंसुलेशन लगी होती है, आपने बस सीधा सीधा रखना है और उसमें कंक्रीट पोर कर देना। बट इसके लिए बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड्स फ़र्क हैं। जस्ट वांटेड टू शो यू अ पिक्चर। सो फॉर फ्लैट इंसुलेटिंग कंक्रीट, ये the concrete and reinforcing shall comply to part 4। जो part 4 है बिल्डिंग कोड का, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़िलहाल, थोड़ा सा होगा जो आपके सिलेबस में। द कंक्रीट शैल कन्फॉर्म टू 823 स्टैंडर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्रीगेट के स्टैंडर्ड्स हैं, 19 मिलीमीटर से बड़ी एग्रीगेट नहीं होगी। सो यही सारी चीज़ें जनरली अभी तक यहाँ लिखी आ रही हैं, बट लेट्स गेट टू द मीट ऑफ इट। कन्फॉर्म टू, फिर वही वाली बात कि जी ये फिर स्टैंडर्ड्स हैं। कार्बन स्टील अगर बीच में डलेगा तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, हर चीज़ के उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। 400 MPa होगी उसकी स्ट्रेंथ। फिर वो 10 M का सरिया होगा, इतना मोटा सरिया होगा, ओवरलैपिंग सरिया फलाना। बट व्हेन वी गेट देयर you'll have a better explanation। इस वक्त I'm just going through it। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। अच्छा, अब जो सीमेंट है उसमें एग्रीगेट्स के स्टैंडर्ड, एग्रीगेट का मतलब बजरी टाइप की चीज़, वाटर के स्टैंडर्ड्स, रेत और बजरी की बात। कंसिस्ट ऑफ सैंड, ग्रेवल जो हो साफ़ सुथरी होगी, उसके स्टैंडर्ड दिए में कि आप कैसा यूज़ करोगे, पानी आप कैसा यूज़ करोगे, मतलब क्लीन होगा, उसमें ऑयल नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होंगे, इस तरह इसके स्टैंडर्ड्स। एग्रीगेट की क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी उस कंक्रीट की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स जो 32 MPa, अगर आप गिराज और वो डाल रहे हैं तो 32 MPa की आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
अगर आप इंटीरियर फ्लोर्स कर रहे हैं फॉर गराजेस एंड कारपोर्ट्स अदर देन दोज फॉर गराजेस एंड कार, क्यों 32 MPa होनी चाहिए? जैसे पहले मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी, गराज के ऊपर आपने लाके गाड़ियाँ खड़ी करनी है, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ फ़र्क होगी। अदर एप्लीकेशंस के लिए 15 MPa। सो यहाँ पर आप जनरली 15 MPa जनरली क्या आप 15 MPa का वो डाल रहे होंगे कंक्रीट। वो ये एक अंदाज़ा कि 1 MPa इज़ 100,000 किलोग्राम्स, सो ये तकरीबन 1.5 मिलियन किलोग्राम्स पर उस पर जाके बात रुकेगी। अच्छा जी, साइट बैच्ड कंक्रीट यूज्ड फॉर, ये ऐसे ये रेड याद रखिएगा, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये बिल्डिंग कोड नहीं है, बिल्डिंग कोड में ब्लैक लिखा हुआ, दिस माय रेड कैन बी रॉन्ग, बिल्डिंग कोड कैंट बी रॉन्ग। ओके, साइट बैच्ड कंक्रीट यूज एन एक्सटीरियर शैल हैव एयर एंट्रेनमेंट ऑफ 5 to 8%, उसमें इतनी एयर होगी डली हुई। कंक्रीट मिक्सेस प्री मिक्स्ड, मैंने आपसे कहा था कि जी कंक्रीट हो सकता है और साइट बैच्ड हो सकता है, ये ऊपर हम साइट बैच्ड की बात कर रहे थे। प्री मिक्स्ड कंक्रीट में भी, अच्छा अब आप ये देखिए कि 32 MPa गराज के लिए चाहिए, इसका मतलब 45%, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ वाटर टू सीमेंटिंग मटेरियल्स मेजर्ड बाय वेट शैल नॉट एक्सीड 45%। सो 45% वाटर होगा तो 32 MPa का वो बन रहा होगा, और फिर 65% पे ये 65 बाय वेट, 0.65 बाय वेट फॉर इंटीरियर फ्लोर्स एंड 0.70, सो ये रफली इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पानी की क्वांटिटी कितनी डलेगी। द साइज ऑफ एग्रीगेट्स इन अनरीइंफोर्स्ड साइट बैच्ड कंक्रीट्स, साइट बैच जो आप खुद बना रहे हैं मिक्सेस रेफर टू इन सेंटेंस 1 shall not exceed 1/5 of the distance between the sides of the vertical form. What does that mean? अगर आप यूं करके दीवार बना रहे हैं और 200 मिलीमीटर्स की दीवार है तो इसमें जो आप एग्रीगेट डालेंगे 1/5 of 200 मिलीमीटर्स, सो आपकी कोई भी चीज़ 40 मिलीमीटर से ज़्यादा मोटी बजरी नहीं होगी उसमें। एंड थिकनेस ऑफ द फ्लैट वर्क्स, और अगर आप यूं करके स्लैब डाल रहे हैं तो 1/3, सो अगर अगेन आप 200 मिलीमीटर्स का स्लैब डाल रहे हैं तो उसका 1/3, सो यू वुड बी काइंड ऑफ 60 से 65 अंडर 70 आप मिलीमीटर से बड़े नहीं हो सकती। इसी तरह उसमें ये विंटर से बचाने के लिए या वो फ्रीज़ जल्दी ना हो, उसमें फ़र्क किस्म के मिक्सचर्स डलते हैं। अब जो आपसे पहले बात हो रही थी कि जो हम ये कह रहे थे, जब हमने एक्सकवेशन की थी तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जी आप एक्सकवेशन को फ्रीज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो कंक्रीट जब आपका डलेगा तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए एक अपना क्योर होने के लिए, तो आप उसको पोर नहीं करते कोल्ड वेदर। सो कंक्रीट पोरिंग के लिए वेदर क्लाइमेट्स व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ बिलो 5 डिग्री Celsius, concrete shall be kept at a temperature of not less than 10 degrees Celsius or more than less than 10 degrees or more than 25 degrees while being mixed and placed. So जब आप उसे मिक्स कर रहे हैं और इसको और या आप उसको पोर कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर बिटवीन 10 and 25 डिग्री सेल्सियस होगा। सो आप फ्रीजिंग वेदर पे इसको नहीं पोर करेंगे। फिर जब आपने एक दफ़ा पोर कर दिया तो उसको 72 घंटे आपने कम से कम 10 डिग्री से ऊपर रखना है, आपका इर्द गिर्द का जो भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि फिर वो प्रॉपरली क्योर कर सकेगा कंक्रीट। नो फ्रोजन मटेरियल और आइस शैल बी यूज्ड इन द कंक्रीट, अगेन कनेक्टिंग टू द सेम थिंग कि एक्सकवेशन में हम कह रहे थे कि फ्रीजिंग नहीं हो रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर फिर आइस और वो इसमें मिक्स होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जी अब हमने खुदाई कर ली, हमने सीमेंट मिक्स कर लिया और अब हमने वो फुटिंग पोर कर ली। हम ये फुटिंग्स अभी भी पोर नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें आप एक बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, वो ज़रा लंबा चौड़ा काफ़ी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके 3 स्टोरीज़ है, उस पर जो आप मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो हैवी है, और ये सारा लोड जो उस घर का है वो ट्रांसफ़र टू द सॉइल जो होना है वो आपकी इसी फुटिंग ने करना है। तो क्या उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी है कि वो आपके घर के वेट को सपोर्ट कर सके?
तो उसी हिसाब से आपकी फुटिंग्स की चौड़ाई भी बनती है, क्योंकि आप फिर फुटिंग्स को उतना बढ़ाते जाते हैं जितना आपके घर का वज़न ज़्यादा होगा, और फिर आपकी सॉइल की कैपेसिटी उस वेट को सपोर्ट कर सकती है कि नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 9.4 में, जहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सो जब आप 9.4 पे जाते हैं तो वहाँ पे वो मैं उठा के यहाँ ले आया हूँ उसका सेलेक्टेड पोर्शन 9.4 का। तो ये फुटिंग वो यहाँ पे उसने इस टेबल में आपको सॉइल की टाइप पर अमूमन उसकी बेयरिंग कैपेसिटी प्रेशर किलो पास्कल्स में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि डेंस या कॉम्पैक्ट होगी तो फिर 150 होगा, और लूज और सैंड और ग्रेवल होगा तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। सो ये उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। द डिज़ाइन प्रोसीजर, अब तो टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप ऑफ सॉइल की क्या बेयरिंग कैपेसिटी है। द डिज़ाइन प्रोसीजर, अच्छा इसमें सॉइल टेस्टिंग्स और बहुत सारी जहाँ पे शक हो तो सॉइल टेस्टिंग्स वगैरह की जा सकती हैं ये डिटर्मिन करने के लिए कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। अच्छा 75 kPa से नीचे आप नहीं फुटिंग रखोगे, और अगर आपके 75 kPa से कहीं कम हो रहा होगा तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं वो भी हम आगे देखेंगे। 75 kPa भी अभी कहीं आपको नज़र आ जाएगा। द डिज़ाइन प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन 4.2 शैल बी यूज वेयर डीप फाउंडेशंस। अच्छा अब ये इसको शैलो फाउंडेशंस हम इस वक्त बना रहे हैं, क्योंकि हम एक सीधा सा घर बना रहे हैं। ये 6-8-10 फुट नीचे जाना इज़ नॉट डीप फाउंडेशंस, दीज आर शैलो फाउंडेशंस। वो कहता है कि जब आप डीप फाउंडेशंस बना रहे होंगे तो वो आपको पार्ट 4 में जाना पड़ेगा। एनीवे, अब फाउंडेशन कैपेसिटी वीकर सॉइल एंड रॉक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी 75 kPa वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी सॉइल कैपेसिटी उस जगह पे जहाँ तक आपने किया है तो वो तो 75 kPa है, लेकिन उससे अगर ट्वाइस डीप तक, इस फुटिंग की ट्वाइस डेप्थ तक, ये नहीं कि आपने खोदा जितना है उससे ट्वाइस, जितनी आपकी फुटिंग की विड्थ बन रही है, फ़र्ज़ करें ये W है, तो अगर इसके 2W तक डबल, अगर ये 100 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर नहीं है लेकिन मैं हो ही नहीं सकती, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये 100 है, तो अगर इसके 200 की रेंज में सॉइल की कैपेसिटी जो है वो गिर रही है, वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे है, वो उसकी सफिशेंट बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप फिर इस फुटिंग को आपको इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम इस जगह पर पहुँच रहे हैं कि हमारी फुटिंग्स चौड़ी कितनी होंगी। सो वो जो स्टैंडर्ड चौड़ाई का है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम होती जाएगी तो वो चौड़ाई मज़ीद आपको बढ़ानी पड़ेगी। उस पर बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस भी हैं, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन वो हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा, अब इन कैलकुलेटिंग द सब सरफेस प्रेशर्स रेफर टू इन, ये भी मैं आपको सिर्फ वैसे ही दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशंस बिल्डिंग कोड के स्कोप में नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग के स्कोप में होती थी। ये खैर ये टेक्स्ट जो है ये तो बिल्डिंग कोड का है, ये 60 डिग्री पे उसका फ्रस्ट्रम होता है जिस पे उसको कैलकुलेट किया जाए। सो अगर ये मेरी फुटिंग है और इस पे मेरा वेट पड़ रहा है तो यहाँ से 60 डिग्रीज़ पे वो जैसे जैसे नीचे जाऊँगा तो उसका इफ़ेक्ट 60 डिग्री पे रहता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई मकान की फाउंडेशंस खड़ी हैं तो आप इस सॉइल को जो भी कर रहे होंगे, अगर जो भी चीज़ इसके 60 डिग्री के एंगल में आ रही है उस पर उसका इम्पैक्ट जाएगा। सो ये कह रहा है, मैंने एक तस्वीर उठा के यहाँ लगाई है, वो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती है 60%। अच्छा, दूसरी एक तो ये आपने देखा कि जी विद इन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द फुटिंग, अगर नीचे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो फिर आपको उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस पर हम जाएंगे। अगर जितनी चौड़ाई है आपकी विड्थ की उतनी ही चौड़ाई नीचे पानी है आ जाता है और आपको पानी मिल रहा है, तो फिर आप इसका बेयरिंग प्रेशर हाफ कंसिडर करेंगे। प्रैक्टिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि अब आपको जो आपकी विड्थ ऑफ द फुटिंग है वो डबल करनी पड़ेगी अगर उसकी ओरिजिनल विड्थ के अंदर नीचे पानी का सरफेस आ रहा है तो। सो मैंने उसकी भी एक तस्वीर आपको लगा दी है और एग्जांपल साथ है कि जी डेप्थ अगर फ़र्ज़ करेंगे 500 है और 500 मिलीमीटर ही में कुछ और आ रहा है जिसकी फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये मैंने एक तस्वीर लगाई है कि अगर जैसे बर्फ़ है पड़ी हुई,
तो बर्फ़ में आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपके पाँव चूँकि चोंच वाले हैं तो वो दबेंगे बीच में, सो उसके लिए आप स्नो शूज़ पहनते हैं। सो सिमिलरली जहाँ भी इस तरह के मसाइल आएंगे, बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी ऊपर, तो आपकी जो विड्थ है, आप इस फुटिंग की विड्थ बढ़ा लेंगे। इट्स जस्ट लाइक स्नो शूज़ यू पुट ऑन सो दैट यू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेट ओवर अ लार्जर एरिया। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सॉइल मूवमेंट ये सिंपल, फिर वो अंग्रेज़ी है चलती रहेगी। सो आप ये जो 9.4 है ये आपको बेयरिंग कैपेसिटीज़ का आइडिया देता है और ये आपको बताता है कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम से कम 75 kPa होनी चाहिए। सो दिस वाज द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ 9.4 जो मैं यहाँ उठा के ले आया। अब समझिए कि ये सारी चीज़ें हो गई, बेयरिंग कैपेसिटी भी सॉइल की ठीक है, सब कुछ ठीक है, सीमेंट भी हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हमने फुटिंग बनानी है। तो ये कहाँ पे हो लिखी हुई है हमारी फुटिंग्स? तो ये है जी 9:15 पे अब हम आ जाते हैं। बिल्डिंग कोड का जो पार्ट 9 है इसमें ज़रा सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे 9:15 है फुटिंग एंड फाउंडेशंस है, 9:23 है जहाँ पे आप फ्रेमिंग कर रहे होंगे, 9:20 है मेसनरी है, गालिबन वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे होते हैं। सो इसमें से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो हम इसलिए अब so now we are coming to where we will actually be putting in footings and foundations for the house. Now before I go into this, so ये मैंने सारे का सारा 9:15 यहाँ पे reproduce किया है building code से उठा के, but let's just get into some fundamental concepts first before we delve into 9:15. सो ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये आपको वो कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि ये फ़र्ज़ करें आपका घर है और ये सारा ज़मीन है। हमने पहले डिस्कस किया उसके ग्रेडियंट्स, उसको इस तरह ग्रेड किया हुआ होता है कि पानी विल फ्लो अवे फ्रॉम द हाउस। अब आपकी फाउंडेशन वॉल्स और फुटिंग्स क्या कर रही हैं कि पूरे घर का वेट जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं नीचे और सॉइल को। अब एक तो इन पे टॉप डाउन प्रेशर है, दूसरा इन पे लेटरल प्रेशर्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि साइड से अर्थ के प्रेशर्स हैं जो इसको अंदर फेंकेंगे, और फिर ज़ाहिर है इसके इस पे नीचे से जो जहाँ पे आप फ्लोर स्लैब डालेंगे, जो आपकी बेसमेंट का फ्लोर होगा उस पे ज़ाहिर है नीचे से अपलिफ्ट के प्रेशर्स हैं अगर कोई हैं तो। ओके, तो बेसिकली ये अब आपको कहता है, जो मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा था कि जी 75 kPa से नीचे की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पे आप ये नहीं डालते। ये कहाँ कह रहा है? ये यहाँ कह रहा है। तो अगर आप देखें तो इसके 9:15 के 3 पार्ट्स हैं, ए और ये बी और ये सी। सो ये 3 टाइप की सिचुएशन से डील कर रहा है। पहली सिचुएशन ये है कि जी कंक्रीट और यूनिट मेसनरी की फाउंडेशन वॉल्स होंगी। सो ये जो कंस्ट्रक्शन होगी ये कंक्रीट और यूनिट मेसनरी की फाउंडेशन वॉल्स और फुटिंग्स होंगी। स्टेबल सॉइल होगी 75 kPa की फॉर बिल्डिंग्स ऑफ वुड फ्रेम और मेसनरी कंस्ट्रक्शन, और इसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बनी होगी वो वुड फ्रेम या मेसनरी कंस्ट्रक्शन की होगी। दिस इज 99% ऑफ द टाइम द सिचुएशन दैट यू विल मीट। उसके बाद ये बी कह रहा है फॉर जहाँ पे वुड फ्रेम फाउंडेशन वॉल अब आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कि जी आपकी फाउंडेशन वॉल भी वुड फ्रेम की हो। पुराने ज़माने में हुआ करता था, बिल्डिंग कोड उस पे लिखा हुआ है, बट इन मॉडर्न हाउसेज एंड एनी मोर यू विल आई हैव नॉट नेवर रन इनटू अ वुड फ्रेम फाउंडेशन वॉल नाउ, जो ज़मीन के नीचे भी वुड की फ्रेमिंग हो, बट यू नो ये लिखा हुआ है, यू वॉन्ट रन इनटू इट बट यू कैन रीड इट। और तीसरी टाइप है जी सी, जो है वो फ्लैट इंसुलेटिंग ICF, मैंने आपको बताया था, वो जिसके दोनों तरफ एक स्टायरोफोम टाइप की चीज़ बनी होती है, उसको आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं, आप उसे ऊपर भी घर बना सकते हैं और वो आप जोड़ते हैं। और सो ये ICF के लिए, ICF में सिर्फ ये है कि बिल्डिंग कोड 2 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप नॉर्मल बिल्डिंग बनाएंगे हाउस 2012 में तो अप टू 3 stories, you remember, was allowed. But if you're doing ICF construction, then it can only go up to 2 stories, and यहाँ कहीं पर लिखा होगा और 3 मीटर से ज़्यादा एक स्टोरी नहीं हो सकती, ये लिखा हुआ, द हाउस ऑफ लाइट फ्रेम और कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू फाउंडेशंस ऑफ एप्लीकेशंस अदर देन, इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको 9.4 में जाना पड़ेगा और बेसिकली आपको जाके पार्ट 4 में डिज़ाइन करने पड़ेंगे। पार्ट 4 जो होते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन, वो
फिर आप पार्ट 9 की बिल्डिंग से निकल जाएंगे। सर्टन पोर्शन ऑफ पार्ट 4 यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो भी डिज़ाइन अब पार्ट 4 में चला जाएगा वो फिर एक इंजीनियर्ड सोल्यूशन होगा। ये जितनी सारी बात है इसको मैंने ये लाल से नोट्स में थोड़ा सा यहाँ पे खुद सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गो थ्रू इट। पर्माफ्रॉस्ट पे अगर आप बना रहे हैं जहाँ ज़मीन एब्सोल्युटली फ्रोज़न है नॉर्थ और कनाडा में, तो वहाँ पे ज़ाहिर है आप इस तरह नहीं चल सकते, उधर फिर इंजीनियर स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन करेंगे। फाउंडेशन फॉर डैम। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, जो मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, हर जगह पे हर चीज़ के लिए ये स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, और इसके लिए आप पार्ट 1 डिवीज़न बी में एक डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड का एक स्टैंडर्ड है, वो आप जाके देखेंगे तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि जी हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि अगर जहाँ भी आप कोई चीज़ इस तरह की यूज़ करेंगे तो आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। उसके बाद वो थोड़ी सी बात करता है पियर टाइप फाउंडेशंस की, आप पढ़िएगा ख़ुद भी, मैं चूँकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो पियर टाइप फाउंडेशन क्या होती है? एक तो ये टिपिकल फाउंडेशन है जिसमें आपकी आपने ये बनाई फुटिंग और फाउंडेशन वॉल बना रहे हैं। पियर टाइप फाउंडेशन ये होती है, मैंने उसकी ये तस्वीर लगा दी आपको एक्सप्लेन करने की। इसमें 2-3 किस्म के पियर हो सकते हैं। ये तो टिपिकल एक सोनो ट्यूब पता नहीं कहते हैं इसको या क्या कहते हैं, ये ज़मीन में आप खड्डा करते हैं, ये ट्यूब भी बीच में जाती है, इसमें आप कंक्रीट भर देते हैं। इसकी फिर लिमिटेशंस उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये एक दूसरे से 3.5 मीटर से ज़्यादा के फासले पे नहीं हो सकती, ठीक है जी। और दूसरा ये होगा कि ये इसकी जो हाइट होगी वो उसकी विड्थ से 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होगी। सो अगर फ़र्ज़ करें इसकी विड्थ से 6 इंच है, ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर ये 18 इंच से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की ये भी एक फाउंडेशंस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, यहाँ पे लिखा होगा ये 1 स्टोरी बिल्डिंग से ज़्यादा नहीं हो सकती, कि हाइट से ज़्यादा होगी तो आप ये नहीं बना सकेंगे। सो इन फाउंडेशंस पे फिर लिमिट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये फाउंडेशंस आप कंक्रीट ब्लॉक की बनाते हैं तो फिर उस पर भी वो एक उसकी फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 350 मीटर 3.5 मीटर एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं हो सकती, और फिर इनकी विड्थ जो है वो अगर जो उसकी ये वाली लेंथ वाली साइड होगी, जो लॉन्गर साइड है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन होगा ये उसको परपेंडिकुलर होगा। सो इस किस्म की ये चीज़ें हैं अगर ये कंक्रीट ब्लॉक की आप बना रहे होंगे। वुड फ्रेम फाउंडेशन, मैंने कहा जी अब आप वुड फ्रेम फाउंडेशन नहीं देखेंगे, जस्ट ऐसे ही पता नहीं क्या लिख दिया किसी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू फुटिंग्स। ये तो एक जनरल नोट्स थे इसके बारे में। नाउ वी आर कमिंग बेसिकली टू व्हाट वी स्टार्टेड ऑन डूइंग ऑफ मेकिंग फुटिंग्स। सो 915.3 जो सबसे पहली फुटिंग स्पेसिफिक बात करता है, वो ये कहता है कि जो भी चीज़ आपका वेट ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर रही होगी उसके नीचे फुटिंग बनेगी। बेसिकली वो ये कह रहा है। सो ये जो गुलाबी रंग की आप चीज़ देख रहे हैं जो आपकी फुटिंग्स हैं, ये जिस भी चीज़ का सब्सटेंटिव एक वेट होगा उसके नीचे आपको फुटिंग बनानी पड़ेगी। सो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं, जहाँ आपकी चिमनी है उसका वज़न है, जहाँ आपका कॉलम खड़ा है जिसने वेट सपोर्ट किया हुआ है, जहाँ आपके पिलास्टर्स हैं उसके नीचे। सो everything which is transferring that weight of the building to the soil will have footings required. This is essentially what it's saying. Footings required under all walls, pilasters, columns, fireplaces, chimneys ये आप बनाएंगे। Support of footings shall rest on undisturbed soil, पहले भी बात हो चुकी है। Granular fill shall not contain, जो इसमें आप फिलिंग डालेंगे वो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। That's what it's saying. Application of footing width, area and requirement. अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आ जाती है जी बात कि ये फुटिंग कितनी चौड़ी होगी, तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है। सबसे पहली तो एक चीज़ जो वो लॉक कर रहा है, वो कह रहा है कि जी आपका जो स्पैन होगा बिटवीन फुटिंग्स में, जो फाउंडेशन वॉल्स खड़ी होंगी या जो भी होगा जिस पे आपकी फुटिंग्स का डिपेंड करेगी कि 4.9 मीटर से ज़्यादा का स्पैन नहीं है। सो हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू? लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल पिक्चर में भी ये जो फुटिंग्स होंगी जो साइज़ पे अब हम पहुंचेंगे, ये उस बिल्डिंग के लिए हैं जहां पे ये इससे और इसके दरमियान का डिस्टेंस 4.9 मीटर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जितनी ज़्यादा चौड़ी जगह होती जाएगी, बड़ी जगह होती जाएगी, उतना उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये हैं 4.9 मीटर्स के लिए, ठीक है जी।
और उसके बाद अब ये 4.9 क्यों है, 5.2 क्यों नहीं है? सो ये थोड़ी सी आपसे मैं यहीं पे गुजारिश करता चलूँ कि Ontario Building Code is a code of engineering and architecture that we've put together here. So this is a code that we have to follow. बहुत सी चीज़ों पे मुझे हमेशा लॉजिक उसका मिल जाए, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो कैलकुलेशंस हुई हुई हैं और वो कैलकुलेशंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मतलब मेरे और आपके इस कोर्स की उससे बियॉन्ड हैं, तो उनका शायद मुझे भी लॉजिक नहीं पता होगा और बिल्डिंग कोड ने उसका लॉजिक लिखा भी नहीं होगा. So building code does not give you logic of something. So why is it 4.9 and not 5.1 or 4.8 and not 4.91? So that is something that we just accept. So this is for 4.9. If अगर वो इससे बड़ी होती जाएगी up to 4.9, so आप इससे छोटे पे तो यूज़ कर सकते हैं ये वाली फुटिंग्स, लेकिन अगर ये आपकी 4.9 से बढ़ जाएंगी तो फिर आपको ये फुटिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. So I hope you understand what I mean by that. So we were here, application of footings, width and area requirements. अच्छा, और ये हम कह रहे थे the span supported joists does not exceed 4.9 meters. The specified live load on any floor supported, आपको मैंने पहले भी गुजारिश की थी, 2.4 kPa से ज़्यादा लोड फ्लोर्स पे नहीं होगा. जो आप स्पैन पे जो आप लोड डाल रहे होंगे तो ये फुटिंग्स मैक्सिमम 2.4 kPa पर फ्लोर की लोडिंग के लिए है. Except as provided in this, when the span of the supported joist exceed 4.9, footings shall be designed. हम करेंगे और फिर 2.4 kPa से ज़्यादा एक्सेस. मैंने ये इसको थोड़ा सा अपने इसमें कर दिया. अब एक्चुअली तो इस तरह ये फुटिंग है आपकी, इसमें उसने की नहीं बनाई. ये आपकी फाउंडेशन वॉल है. इसके बाद ये फ़र्ज़ करें आपका ग्राउंड का लेवल है और ये आपके ड्रेनेज है. हम इन सब पे आएंगे वक्त के साथ साथ. ये आपके वो फ्लोरिंग डल रही है पहले फ्लोर की. अगर ये आपकी बेसमेंट है तो ये पहले फ्लोर, ये बेसमेंट की छत है और फिर ऊपर के फ्लोर का फ्लोर है, और फिर ये आपकी वॉल्स यहाँ से आगे चल पड़ी हैं. फ़र्क टाइप की हो सकती हैं और जो कि अब हम आगे चलते हैं. अच्छा जी, अब जो है अगर आप इन लिमिट से बाहर निकल रहे हैं 2.4 kPa के फ्लोर से और 4.9 उससे आप बाहर जाना चाहते हैं तो फिर आपको पार्ट 4 में जाना पड़ेगा. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज़ आप. अब हम यहाँ आके खड़े हो गए. आपको याद है कि इस वीडियो में हमने ये वाली भी चीज़ें थी. हम ये बना रहे हैं अभी. अब ये कितनी चौड़ी होगी? बेसिक फुटिंग विड्थ्स एंड एरियाज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड. इसके लिए सबसे पहला तो ये एक टेबल दिया गया है 9.15.3.4 में, और ये टेबल आपको ये बताता है कि आपकी फुटिंग्स डिपेंड करती हैं कि आपकी कितनी ऊंची बिल्डिंग है. ठीक है, यहाँ पे ये है. इससे आगे फिर ज़ाहिर है इसमें चेंजेस आएंगी, मैं आपको वो, बट राइट नाउ वेयर वी आर इज़ कि जी कितने फ्लोर्स ये सपोर्ट कर रही हैं. अगर 1 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है कि 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो फिर कुछ एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं, क्योंकि एक्सटीरियर वॉल्स में छत का जो लोड आता है वो एक्सटीरियर वॉल्स पे आ रहा है. फिर इंटीरियर वॉल्स के लिए अलग फुटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्सटीरियर वॉल्स के लिए अलग हैं. तो ये आपको इंटीरियर वॉल की स्ट्रिप फुटिंग की डेप्थ की विड्थ बता रहा है. ये आपको एक्सटीरियर वॉल की ये आपको इंटीरियर वॉल सपोर्टिंग इंटीरियर वॉल्स की स्ट्रिप फुटिंग की विड्थ बता रहा है, और ये आपको एक्सटीरियर वॉल्स की. और ये जो आपके कॉलम्स हैं, जो स्टील के कॉलम्स हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पर किधर गए, हाँ, ये वाले जो कॉलम्स हैं स्टील के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं. ये इनके दरमियान ये आपको इनके नीचे जो फुटिंग की रिक्वायरमेंट है वो बता रहा है. ये ज़ाहिर है ये जो तो रनिंग होती है फुटिंग, जो ये वाली दीवारों के नीचे चल रही होती है, और ये स्क्वायर्स से बने हुए होते हैं जो कि आपके इसके नीचे चल रहे होते हैं कॉलम्स के. तो अगर एक फ्लोर का वेट कॉलम ने सपोर्ट करना है तो फिर ये होगी, अगर 2 फ्लोर्स का वेट करना है तो ये इतने स्क्वायर मीटर्स होगी, और ये होगी. ये बेसिकली आपकी जो स्टैंडर्ड अगर हर चीज़ होगी तो ये होगा. अब हम
इससे आगे चलेंगे वो आपको ये बताएगा कि अगर आप इन स्टैंडर्ड से हटना शुरू करते हैं तो पार्ट 9 में थोड़े बहुत आपको उसने गुंजाइश दी हुई है उन स्टैंडर्ड से हटने की। सो लेट्स, अच्छा एक चीज़ एक्सक्यूज मी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो कॉलम्स हैं ये एक दूसरे से 3 मीटर के फासले पे रहेंगे। ये इस स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं, एक दूसरे से 3 मीटर के फासले और 4.9 वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम क्लियर करते चलें क्योंकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूज करेगा, मुझे किया था। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे हैं 4.9 इस तरह, ये स्पैन है, और कॉलम्स के दरमियान, अब कॉलम्स अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये और नेक्स्ट कॉलम में 3 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। सो ये आपका इस हिसाब से 3 मीटर्स का बना हुआ है। अबे टाइम कितना हो गया हमारा? ओके 44 मिनट्स। नाउ व्हेन द सपोर्टेड जॉइंट स्पैन एक्सीड्स 4.9, अब हमने कहा कि ये 4.9 के लिए डिज़ाइंड है लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश है यहाँ पे। व्हेन द सपोर्टेड जॉइंट span exceeds 4.9 meters in a building with light wood frame walls, floors, blah, everything else is the same, तो फिर आप क्या करेंगे? अब फ़र्ज़ करें आपके इन दोनों दीवारों के बीच में 4.9 की बजाय 6 मीटर का स्पैन हो गया, तो सिंपल सी बात यह है कि आप 6, वो कितने परसेंट इससे हायर है, 6 डिवाइडेड बाय 4.9, नीचे ये सारी तकरीर लिखी हुई है लेकिन इस तकरीर का बेसिक मतलब यह 6 डिवाइडेड बाय 4.9, सो फ़र्ज़ करें ये 1.3% ज़्यादा है, 1.3 टाइम्स ज़्यादा, राइट, 130% है। तो अब आप जो फुटिंग है उसको उतने ही परसेंट से बढ़ा लेंगे। सो सवाल ये है, हमारी एक स्टोरी बिल्डिंग थी, 250 मिलीमीटर्स उसकी विड्थ थी, लेकिन हमारा स्पैन 6 हो गया, तो अब हम इसकी विड्थ को 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 250 इंटू 1.3 जो भी आंसर है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी हाइट इससे बढ़, और अगर ये मल्टीपल फ्लोर्स हैं, अगर ये 2 स्टोरीज़ हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप टोटल स्पैन हर स्टोरी का ऐड करके 4.9 के टोटल से उसको डिवाइड करोगे और जितने टाइम्स का डिफरेंस है उतने से आप अपनी फुटिंग्स बढ़ा लोगे। सो दिस इज़ एसेंशियली व्हाट इट्स सेइंग, and I've kind of put it here for you, and I've also put here examples for you from NBC so that you can do it and get into practice. As I said, these are the kind of questions which come into the exam. So हालांकि वहाँ पर तो आपको मल्टीपल चॉइस दिया होगा, लेकिन सर आप जब तक ये कैलकुलेट करके आप राइट आंसर पे नहीं पहुँचे होंगे, आप मल्टीपल चॉइस यूज़ कैसे करेंगे? So I have put questions here for you. You can work on them and use them. Adjustments to footing widths for exterior walls. Okay, the strip footing width for exterior walls shown shall be increased by, okay, now let's come back to this table. ये हर चीज़ स्टैंडर्ड के लिए, ये आपकी स्ट्रिप फुटिंग है। अब जब आप स्ट्रिप फुटिंग बनाएंगे और आप इससे आगे चलेंगे, ऊपर इस फाउंडेशन वॉल के अगर वज़न फ़र्क होगा, फ़र्ज़ करें ऊपर आपने घर सारा पत्थर का बना दिया, तो उसका वज़न तो कुछ और होगा, अगर आप लकड़ी के बनाते तो वज़न कुछ और होता। सो डिपेंडिंग कि अब बाकी कंस्ट्रक्शन आप कैसी कर रहे हैं, हमने विड्थ की तो बात की, स्पैन्स की तो बात की, क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ेगा, ज़ाहिर आपका फ्लोर स्पेस बढ़ जाएगी तो फ्लोर का वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि 2.4 kPa है और 240 किलोग्राम्स पर मीटर है, तो वो जितनी मीटरेज आप बढ़ाते जाएंगे तो इश्यूज़ और उसके वेट भी बढ़ेगा। लेकिन जो अगली चीज़ है कि उसके आप बाहर की आप विनियर्स क्या यूज़ करें। विनियर इज़ अ टर्म, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, या सो हियर इज़ आई हैव पुट अ पिक्चर हियर, एडजस्टमेंट्स ऑफ फुटिंग फॉर एक्सटीरियर। अब ये आपकी एक्सटीरियर वॉल है, यहाँ पर जो वॉल्स बनी होती हैं एक्सटीरियर घर के बाहर, हालांकि हम अब अपनी फुटिंग से आगे जा रहे हैं लेकिन फुटिंग से ये रिलेटेड है तो आपको ये बात यहाँ समझ आएगी। सो यहाँ पे सब लकड़ी के घर बने होते हैं, बेसमेंट से ऊपर यहाँ तक तो कंक्रीट आ रहा होता है, इससे ऊपर फिर जनरली लकड़ी चल रही होती है। लेकिन आपको घरों के बाहर ईंटें नज़र आ रही होंगी, पत्थर नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो ईंटें और पत्थर असल में वो ईंटों और पत्थर की दीवार नहीं है, वो सिर्फ उसके सामने फसाड है, उसकी वाटर प्रूफिंग के लिए, उसकी डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, उसको एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। इट डज़ हैव अ पर्पस, दिस इज़ कॉल्ड क्लैडिंग, बट दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड से विनियर्स, जो बाहर उसके लगे हुए हैं।
और ये साइडिंग भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस वुड के एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। तो अब फ़र्ज़ करें कि हम इसके बाहर ये पत्थर या ईंटें लगाना शुरू कर देते हैं इस लकड़ी पे, तो ज़रा घर का वेट बढ़ जाएगा, तो आपकी अब फुटिंग को ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। सो इस हिसाब से जो आपका बेसिक टेबल है ये वाला, कहाँ गया, ये हमारा जो बेसिक टेबल है, आप मटेरियल्स क्या यूज़ करना शुरू करते हैं उसके हिसाब से उसकी विड्थ, फिर फुटिंग की विड्थ चेंज होगी। सो अब ये कह रहा है कि 65 मिलीमीटर्स आप उसमें, द स्ट्रिप फुटिंग विड्थ फॉर एक्सटीरियर वॉल्स इन 91534 जो हम ऊपर देख रहे थे, उसको आप बढ़ा देंगे कितना, अगर 65 मिलीमीटर्स आप बढ़ा देंगे हर स्टोरी पे जिसके बाहर आप मेसनरी विनियर कर रहे हैं, अगर आपने तीनों स्टोरीज पे ऊपर तक ले गए हैं, ईंटें लगाई हैं आपने, आप हर स्टोरी पे फ़र्क भी कर सकते हैं, आप यहाँ ईंटें लगाई हैं, ऊपर आप प्लास्टिक पे चले गए, साइडिंग्स पे चले गए, मेटल पे चले गए, तो जहाँ तक आप मेसनरी लेके जाएंगे आप 65 मिलीमीटर्स हर स्टोरी के लिए उस पे बढ़ा देंगे उसकी विड्थ। एक तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, 130 मिलीमीटर फॉर ईच स्टोरी ऑफ मेसनरी कंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द फाउंडेशन वॉल। अच्छा, ये थी आपकी विनियर्स बाहर आपने जो ईंटों के बनाए थे। अब फ़र्ज़ करें आपने वॉल ही पूरी कंक्रीट की बना दी ऊपर, तो उसके लिए ज़ाहिर है वो भारी होगी। 130 मिलीमीटर फॉर ईच स्टोरी ऑफ मेसनरी कंस्ट्रक्शन आप उसकी फुटिंग की विड्थ बढ़ाएंगे। ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई हुई है क्योंकि इससे इसके पीछे का एग्ज़ाम्पल छुप रहा है, तो इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये पॉसिबली मेरे नोट्स में भी ऐसे ही होगा। अब भाई हट जा यार। बहरहाल इसके पीछे एक पड़ा हुआ है, देखते हैं अगर ये मेरे नोट्स में भी ऐसे ही है ये या सिर्फ पढ़ाने पर, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा जी, तीसरी सूरत 150 मिलीमीटर्स फॉर ईच स्टोरी ऑफ फ्लैट इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म वॉल्स सपोर्टेड बाय द फाउंडेशन वॉल्स। हमने आईसीएफ वॉल्स की बात की, तो उसमें अगर आप इसके ऊपर फाउंडेशन वॉल के ऊपर सारी आईसीएफ वॉल बनाना शुरू करते हैं तो आप 150 मिलीमीटर्स नीचे फुटिंग की विड्थ बढ़ा देंगे। सो ये तो थी एक्सटीरियर वॉल्स की बातें हो रही थी। अब इंटीरियर वॉल्स की भी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। सो इंटीरियर वॉल्स की एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने उसके एग्जांपल्स भी डाले हैं और उसने इंटीरियर वॉल्स जो ऊपर टेबल में दी हुई थी, द मिनिमम स्ट्रिप फुटिंग विड्थ फॉर इंटीरियर लोड बेरिंग मेसनरी वॉल्स shown in this shall be increased by 100 millimeters for each story of masonry construction supported by the footing. So ये सिंपल है। इंटीरियर वॉल्स आप जितनी ऊपर तक जितनी स्टोरी पे ले जाते जाएंगे और अगर उसकी मेसनरी कंस्ट्रक्शन होगी तो आप उसकी स्ट्रिप फुटिंग जो है वो आप 100 मिलीमीटर बढ़ा देंगे उसकी फुटिंग। और उसके बाद फिर जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स जिस पे वज़न नहीं आ रहा, उसके लिए ये सीधा सा फ्लैट है कि जी मेसनरी वॉल्स शैल नॉट बी लेस दैन 200 मिलीमीटर्स वाइड फॉर वॉल्स अप टू 5.5 एंड देन 100 मिलीमीटर्स फॉर ईच 2.7. ओके, एडजस्टमेंट्स टू फुटिंग एरिया फॉर कॉलम्स। ओके, जैसे हमने उस टेबल में आपको कॉलम्स दिए हुए हैं तो कॉलम्स भी बढ़ाए जाएंगे। द फुटिंग एरिया फॉर कॉलम्स फॉर स्पेसिंग अदर दैन शैल बी एडजस्टेड एज फॉलोज। क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपको याद होगा कि वहाँ पे मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि कॉलम्स एक दूसरे से 3 मीटर दूर होंगे। अब सपोजिंग कॉलम्स उस 3 मीटर से ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसी किस्म की जैसे एडजस्टमेंट हमने उसमें की थी कि आपने नई जो स्पैन है उसको पुराने स्पैन से डिवाइड करना है। कम पे तो ज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर, लेकिन जैसे आप बढ़ेंगे तो जो भी आपके पास फैक्टर आएगा उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वेट बढ़ाएंगे। सो ये वर्किंग एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। सो ये हम फुटिंग की विड्थ्स पे आ गए। हमने डिटर्मिन की कि कितने स्टोरी होगी, उसकी किस टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी, उसके वर्किंग एग्जांपल्स यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप कितनी चौड़ी फुटिंग्स आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि ये तो चौड़ाई की बात हो रही थी, विड्थ W ये जो आप देख रहे हैं। अब मसला ये है कि फुटिंग चौड़ी कितनी होगी, थिक कितनी होगी, राइट। सो अब आपने इतनी बड़ी मतलब 6 फुट चौड़ी आपने फुटिंग बना दी
तो अब वो अगर पतली सी होगी तो इट जस्ट ब्रेक थ्रू द फाउंडेशन वॉल का लोड उसको तोड़ता हुआ चला जाएगा। सो उसमें बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है, वो ये है कि किसी भी सूरत में ये 4 इंच से तो कम नहीं होगी। सो इट्स गॉट टू बी 100 मिलीमीटर्स एटलीस्ट। बट इससे बड़ी बात यह है कि अगर ये आप आगे बढ़ते हैं, ये जितनी चौड़ी होती जाएगी तो आपकी वॉल के जो ये एरिया बचता है वॉल्स की साइड पे, कम अज़ कम फिर ये इतनी थिक होगी, बट 100 मिलीमीटर से कम कभी नहीं हो सकती। सो मिसाल के तौर पे अब फ़र्ज़ करें ये 1 मीटर चौड़ी फुटिंग हो गई और इस पे 200 मिलीमीटर की वॉल है, तो पीछे ये 400 मिलीमीटर ये बचेगा और 400 मिलीमीटर ये बचेगा। तो अब आपकी ये जो थिकनेस है ये 400 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। इसमें और हैं वो, आप इसको आप एक दो चीज़ें कर सकते हैं, वो नीचे आप पढ़ेंगे और उसकी हम डिटेल्स में जाएंगे। बट दिस बेसिकली इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर। फिर एक तीसरी फॉर्म ऑफ फुटिंग है, तीसरी फॉर्म तो नहीं है, सिंपल फुटिंग है, लेकिन उसको हम स्टेप फुटिंग कहते हैं। कुछ घर ग्रेड पे होते हैं और लोग जानबूझ के ग्रेड पे बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफ द घर यहाँ है तो जो उनकी बेसमेंट है वो पीछे एक लॉन से में खुले, सो वो भी उनका लेवल हो। सो फ्रंट ऑफ द हाउस कैन बी एट अ डिफरेंट ग्रेड एंड बैक ऑफ द हाउस कैन बी एट अ डिफरेंट ग्रेड। सो जहाँ भी आप फुटिंग्स को इस तरह ड्रॉप करेंगे स्टेप फुटिंग्स में, इनको हम स्टेप फुटिंग्स कहते हैं। तो इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि जो इसकी लेंथ है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वो 600 मिलीमीटर से छोटी नहीं हो सकती, और जो उसकी वर्टिकल हाइट है वो 600 मिलीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट इट्स सेइंग एंड दिस इज वी हैव कम टू फुटिंग्स। इसकी ये फिर मैंने 1-2 एग्जांपल्स और डाल दिए हैं, ये आप देखिएगा एंड आप इस पे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी ये फाउंडेशन वॉल्स पे। यार अब मैं थक भी गया हूँ और मैं जल्दी ख़त्म भी करना चाह रहा हूँ। ओके, so we are almost also at 1 hour mark and I want to well, let's continue. So foundation walls, हमने अभी तक ये जो छोटा सी चीज़ है ये फुटिंग्स बनाई थी। अब इस फुटिंग्स के ऊपर ज़ाहिर है ये फाउंडेशन वॉल्स खड़ी होंगी, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब इस पे लोड्स होंगे फाउंडेशन वॉल्स पे, इसको लेटरल लोड्स कहते हैं। अब वॉल आप कितनी ऊंची बना सकते हैं और उस वॉल पे साइड पे कितनी मिट्टी भरी होगी। देखें, ये वॉल मैं बहुत ऊंची बना दूं, लेकिन अगर मिट्टी सिर्फ इतनी सी भरी होगी तो ज़ाहिर है इस वॉल पे बहुत लोड नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये फुल यहाँ तक मिट्टी भरी होगी तो ज़ाहिर है इस वॉल पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा। तो ये लोड्स पे डिपेंड करता है कि वॉल्स की थिकनेस क्या होगी और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी उन वॉल्स की, और उस वॉल्स को आपको सपोर्ट किस तरह करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह पे खड़ी रहें। सो फाउंडेशन वॉल्स में ये सारी की सारी कंसिडरेशंस होंगी जो हम देखेंगे। सो कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये। सो अगर ये वॉल लेटरली सपोर्टेड होगी, सो फर्ज करें ये फाउंडेशन वॉल है, अब इसके साइड पे ये मिट्टी का लोड आ रहा है तो इस पे ये लेटरल लोड है। इस लोड से बचने के लिए, इस वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए, अगर आपकी वॉल को लिटरल सपोर्ट है इस लोड को काउंटरैक्ट करने के लिए, तो फिर उस वॉल की थिकनेस, उसकी हाइट और उसकी स्ट्रेंथ फ़र्क हो सकती है। और अगर वो सपोर्टेड नहीं है और ऑन इट्स ओन उसने खड़े रहना तो ज़ाहिर फिर उसकी चीज़ें फ़र्क होंगी। अब ये लेटरली सपोर्टेड वॉल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर से भी इस वॉल को बांध दूँ, काउंटर धक्का दे रहा हूँ, और नीचे से भी इस वॉल को बांध दूँ, तो ये वॉल इस लोड को ज़्यादा सस्टेन कर सकेगी। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड लेटरली सपोर्टेड वॉल्स। अगर यहाँ पे कोई काउंटर फोर्स नहीं है वो अर्थ की लेटरल फोर्सेस को वो करने की, तो इट्स लेटरली अनसपोर्टेड वॉल। अब इसके मैंने 2 तस्वीरें आपको नीचे दी हैं। सो दिस इज़ अ लेटरली सपोर्टेड वॉल, ये फुटिंग है, उसके ऊपर ये फाउंडेशन वॉल खड़ी है। इस फाउंडेशन वॉल के ऊपर जब फ्लोर आप बांध देते हैं लकड़ी का, तो इन दोनों जगहों के दरमियान अब आपने लकड़ियाँ यूँ बांधी हुई हैं हर 16 इंच पे, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने वॉल को पकड़ के भी रखा हुआ। अब दोनों तरफ से अर्थ वॉल को अंदर पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लकड़ी ने उसको बाहर की तरफ भी सपोर्ट किया हुआ है, तो दैट्स अ लेटरली सपोर्टेड वॉल। नाउ इन दिस केस दिस इज़ नॉट अ लेटरली सपोर्टेड वॉल, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल है, इसके ऊपर लकड़ी चल पड़ी और फ्लोर यहाँ पे है। अब अगर ये वॉल अंदर को गिरेगी तो कोई चीज़ इसको रोक यहाँ से नहीं रही है, तो ये जगह टूट जाएगी इसकी, ये जो नहीं है।
So this is a laterally unsupported wall, this is a laterally supported wall. This concept should be clear to you. And this concept के अर्थ कहाँ से कहाँ तक भरी हुई है. ज़रा अगर फिनिश ग्रेड यहाँ पे है तो ये सारा लोड आ रहा है इस वॉल पे, और अगर ग्रेड यहाँ पे ख़त्म है तो ये कम लोड आ रहा है इस वॉल पे. ओके, परमानेंट फॉर्म मटेरियल्स. ओके, ये पढ़ लीजिएगा. ये बेसिकली परमानेंट फॉर्म मटेरियल क्या होता है, वो जो लकड़ी की फट्टे नहीं जो आप साइडों पे लगाते हैं, यहाँ पे वो लकड़ी के नहीं होते, उसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा. फाउंडेशन वॉल थिकनेस एंड रिक्वायर्ड लेटरल सपोर्ट्स. अब वो वाला कॉन्सेप्ट कि जी कौन सी दीवार कितनी लंबी चौड़ी होगी लेटरल सपोर्ट्स के लिए, और उसको लेटरल सपोर्ट चाहिए होगी कि नहीं. सो ये उसने टेबल, पहला टेबल दिया 91542A. इसमें पहली जो चीज़ है वो टाइप ऑफ फाउंडेशन वॉल दिखा रहा है. यहाँ पे टाइप ऑफ फाउंडेशन वॉल से उसकी मुराद है सॉलिड कंक्रीट की 15 MPa स्ट्रेंथ की वॉल है, ये 20 MPa स्ट्रेंथ की वॉल है, और ये अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक है. अच्छा, रीइंफोर्स्ड और अनरीइंफोर्स्ड क्या होता है? बेसिकली जिसमें सरिया डला होता है वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होगा, जिसमें सरिया नहीं डला होगा वो अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट होगा. इसी तरह अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक का मतलब ये है कि जिसमें सरिया नहीं डला हुआ इन ब्लॉक्स में. अच्छा, और ये क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ सॉलिड कंक्रीट एंड अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक. सो बेसिकली ये सारी की सारी अनरीइंफोर्स्ड वॉल्स की हम बात कर रहे हैं. सो ये भी अनरीइंफोर्स्ड है, 15 MPa स्ट्रेंथ की है, और ये फिर थिकनेस ऑफ द वॉल्स है. ठीक, ये जो वॉल की मैक्सिमम हाइट हो सकती है, हाइट ऑफ फाउंडेशन वॉल्स लेटरली अनसपोर्टेड एट द टॉप, जिसके ऊपर सपोर्ट नहीं है. तो इस केस में अगर ये 3 मीटर ऊंची तक आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ये 15 MPa की वॉल होगी, 150 मिलीमीटर थिक होगी, तो आप 0.8 मीटर से ज़्यादा ज़मीन इसके, मिट्टी इसके पीछे नहीं डाल सकते. सो दैट मीन्स कि इस पे लोड सिर्फ 0.8 मीटर्स ऑफ अर्थ का हो सकता है, इतनी वीक वॉल पे जिसको लेटरली सपोर्टेड भी नहीं. सो ये जो चीज़ है ये आपको बता रही है मैक्सिमम हाइट ऑफ फिनिश ग्राउंड अबव बेसमेंट फ्लोर और क्रॉल स्पेस. सो इस टेबल को आपने इस तरह पढ़ना है. अगर ये 200 मिलीमीटर मोटी वॉल होगी तो आप 1.2 मीटर्स तक आप इसका ग्रेड ऊपर ले जा सकते हैं. अगर तो ये उतनी नीचे, मतलब ये उतनी ज़मीन के नीचे जा सकती है. अगर 300 मिलीमीटर थिक की वॉल होगी तो 1.5 पे जा सकती है. ये सारी लेटरली अनसपोर्टेड वॉल है. 20 kPa की ये स्ट्रेंथ्स हैं. अब ये वाली वॉल आ गई जो कि लेटरली सपोर्टेड वॉल्स हैं. लेटरली सपोर्टेड एट द टॉप लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे यही गुजारिश की कि जब हम यहाँ पे ये लगा देंगे सिस्टम तो ये लेटरली सपोर्टेड वॉल्स बन गए. अब इसकी कितनी स्ट्रेंथ, अब इसकी कितनी आप हाइट कर सकते हैं, तो ये वही, अगर आप 2.5 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड कवर कितना हो सकता है वो सारा ये दिया हुआ. सो दिस एसेंशली इज़ टेबल 91542. ये कंफ्यूजिंग होता है शुरू में बंदे के लिए, मतलब मैं भी जब पहली दफ़ा पढ़ रहा था तो ये किस चीज़ का क्या मतलब है ये डिसाइफर करने में आपको समझ नहीं आ रही होती. Still, if you get stuck with something in this, you have questions, sure, fire them. I'll be happy to answer them. The thickness of concrete in flat insulating, ये फिर वो अगर आप ICF टाइप की फाउंडेशन वॉल बना रहे हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. 140 मिलीमीटर से कम कंक्रीट नहीं हो सकता. तो ये वो वाली बातें कर रहे हैं. लेकिन फिर वही वाली बात है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल रन इनटू every day, but this is for ICF walls. The thickness and reinforcing foundation walls made of reinforced concrete blocks. अब हम reinforced पे आ गए. पहले हम unreinforced पे थे. Laterally supported था लेकिन reinforced कुछ नहीं था उसमें, सरिया क्या कॉन्सेप्ट नहीं था. अब हम आ गए हैं reinforced टाइप वॉल्स पे. कंक्रीट ब्लॉक भी हो सकता है और पोर्ड भी हो सकती हैं. reinforced concrete block foundation walls laterally supported at the top. So ये हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक की बात कर रहे हैं. अब इसमें क्या है जी, पहली तो ये चीज़ है स्पेस ग्राउंड कवर. ओके, सो इसमें 2 टाइप की वॉल्स हैं पहले. सो ये टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ़र्क है. 190 मिलीमीटर थिक एक वॉल है और दूसरी वॉल 240 मिलीमीटर थिक. उनकी ये मैक्सिमम हाइट्स हो सकती हैं और उन पे जो ग्राउंड कवर हो सकता है वो अब यहाँ पर लिखा हुआ है.
और उनमें जो सरिया डला होगा 190 मिलीमीटर वॉल पे और 240 मिलीमीटर वॉल पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी हाइट्स के अगेंस्ट जितनी आप हाइट की वॉल बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस पर चलते हैं। से फॉर एग्जांपल हम 190 मिलीमीटर की वॉल बना रहे हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट 2.75 मीटर्स होगी और हमें उस पर ग्राउंड कवर चाहिए 1.8 मीटर्स का, फर्ज करें उस पर। तो हमें एक सरिया 15 एम का एट एवरी 1.4 मीटर्स पे उसमें डालना है। ये हमें ये बात बता रही है। और ये क्या बता रही है? reinforced supported at the top and size and spacing of continuous vertical reinforcements। ये याद रखिएगा, ये vertical reinforcements की बात हो रही है। ठीक है जी। क्योंकि फ्यूचर में हमें जब हम विंडोज़ काटेंगे या कुछ करेंगे उसमें, तो हमें हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट्स की भी बात आएगी, लेकिन ये इस वक्त सिर्फ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट्स की बात हो रही है। अच्छा, ये 1 एम या 15 एम या 25 एम ये क्या होता है? तो ये बेसिकली ये होता है जी, 10 एम का मतलब है 11.3 मिलीमीटर्स थिक सरिया होगा, 15 एम का मतलब है 16 मिलीमीटर थिक सरिया होगा। ये मैंने एक टेबल उठा के यहाँ रख दिया था कि आपको अगर उसको विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। फॉर कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स रिक्वायर्ड टू बी रीइंफोर्स्ड, कंटिन्यूअस वर्टिकल रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट वॉल कॉर्नर्स, वॉल एंड्स, वॉल इंटरसेक्शंस, एट चेंजेस। इसके लिए मुझे तस्वीर नहीं मिली, जो भी मिल रही थी कॉपीराइटेड मिल रही थी, तो फिर मैं वो यहाँ नहीं डाल सका, लेकिन सिंपल है, पढ़ने में कोई इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई एम सॉरी आई कुडंट फाइंड दैट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फाउंडेशन वॉल्स। जब हम, जो मैंने पहले भी बात की कि जी लेटरली सपोर्टेड एट द टॉप का क्या मतलब है और उसके साथ अब लकड़ी कनेक्ट कैसे होती है, ये अब वो आपको दिखा रहा है। तो लेटरली सपोर्ट उसने 3-4 किस्में आपको दिखाई हैं। वो ये कह रहा है कि अगर आप उसके ऊपर मेसनरी कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी वो लेटरली सपोर्टेड समझी जाएगी, क्योंकि उसमें अब ये जो प्लैंक्स फिट हो जाएंगे जो कि जॉइस्ट्स होंगी, जो कि उसका फ्लोर बना रही होंगी। फिर ये हो सकता है कि आपने उसके अंदर स्लॉट्स बनाई हों जिसके अंदर कंक्रीट वॉल में आप ये डाल रहे हो। सो ये दूसरा टाइप है। 99% आपको ये टाइप रन होगी कि आपका फ्लोर फाउंडेशन वॉल एक जगह पे ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर ये जो फ्लैट प्लेट लगी है इसको सेल प्लेट कहते हैं। जो आपकी फाउंडेशन वॉल आ रही होगी उसमें से सरियों के रॉड्स निकले होंगे, वो इन सेल प्लेट स्क्रूज निकले होंगे, वो इन सेल प्लेट्स पे फैस्टन होगी और फिर इस पे ये आपकी सारी जॉइस्ट बैठी होंगी। दिस इज़ व्हाट यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज लेटरली सपोर्टिंग द टॉप ऑफ फाउंडेशन वॉल्स। पढ़िएगा, तस्वीर मैंने लगा दी है। और ये आपके, अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि जी जहाँ पर अब आप उसे ओपनिंग्स आएंगी तो वो 1.2 मीटर्स वाइड अगर ओपनिंग्स होंगी, कहाँ पे हम कहेंगे कि जी ये वॉल अब लेटरली सपोर्टेड नहीं है। फ़र्ज़ करें ये सब लगा हुआ है, लेकिन अब आपने इसमें खिड़कियाँ और दरवाजे इतने ज़्यादा काट दिए कि ज़ाहिर है उस हर दफ़ा जब आप उसमें से कुछ काटेंगे तो आप उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो एट व्हाट पॉइंट डू वी स्टार्ट सेइंग कि ये अब लेटरली सपोर्टेड नहीं है? बाहर की जो लेटरल अर्थ है वो इसको अब तोड़ सकती है, बिकॉज आपने उसकी सपोर्ट का असर ज़ाया कर दिया। तो वो यहाँ पे लिखा है, नीचे तस्वीर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रीड दिस एंड दिस एसेंशियली इज़ द कॉन्सेप्ट। से फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल, मैं ये पढ़ भी सकता हूँ लेकिन मैंने कहा ना अब मैं तंग भी आता जा रहा हूँ। सो इन एनी केस रीड दिस, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन शूट इट एट मी। जो मैंने आपको की एक चीज़ क्या था कि ये देखिएगा, ये जो की है ये बॉटम पे भी तो वो फाउंडेशन वॉल सपोर्टेड है ना। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप फ्लोर डालते हैं जब, तो वो उसका बॉटम से भी सपोर्ट हो जाती है अंदर, और ऊपर जो छत डल रही होती है उससे सपोर्ट हो जाती है। और दूसरी ये चीज़ बड़ी मज़े की है, की भी है ना, जो आपने जो फुटिंग बनाई तो उसके अंदर आपने इंडेंचर दिया, तो जब कंक्रीट ऊपर का बैठता है तो वो उसके अंदर फिट भी हो जाता है। सो इट डजंट रियली मूव। फाउंडेशन वॉल्स कंसिडर्ड टू बी लेटरली सपोर्टेड एट द बॉटम। रीइंफोर्समेंट फॉर ICF walls, so I couldn't find I have a picture for it. It's a perfect picture, but it's easy. You can understand this. वो basically ये कह रहा है कि जब आप वॉल बनाएंगे तो उसमें ये अगर आपकी वॉल इस तरह है तो जो इसके बीच में सरिये यूं डले होंगे वो 30 मिलीमीटर्स अंदर के फेस से कम ज़्यादा पीछे होने चाहिए। 140 मिलीमीटर से
पतली वॉल आप बना ही नहीं सकते, या हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, 140 मिलीमीटर्स की वॉल होगी, 190 की होगी, 240 की होगी। वर्टिकल वॉल रीइंफोर्समेंट्स इन फ्लैट इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म वॉल्स शैल कन्फॉर्म टू टेबल। ओके, ये टाइप की वॉल्स होती हैं और इसने आप नीचे जाके इसके टेबल्स दे दिए। लेट्स डू 1 or 2 tables, one hopefully, and the rest are the same. So let's just go to table this one. 140 मिलीमीटर की वॉल के लिए, फ्लैट इंसुलेटिंग वॉल के लिए, अच्छा ये यहाँ पे ये बताता है कि जहाँ भी कोई चीज़ कटेगी, इंटरप्शंस होंगी, तो वहाँ पे आप जाके कितने डिस्टेंस पे कितना मोटा सरिया, जो कि ऊपर मैंने आपको दिखाया वो होगा। मैंने कहा ना इसकी तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं कॉपीराइट्स की वजह से आपको दिखा नोट्स में नहीं डाल पा रहा। सो इन एनी केस 915.45 टेबल को हम देख रहे हैं। मैक्सिमम अनसपोर्टेड बेसमेंट वॉल हाइट। सो नाउ व्हाट आर वी सेइंग हियर? मैक्सिमम हाइट ऑफ फिनिश ग्राउंड ये है। अगर 1.35 आप ग्राउंड डाल रहे हैं और 2.44 तक की आपकी वॉल है, तो आपने 10 mm का सरिया एट एवरी 400 मिलीमीटर्स डालना है। इसी तरह अगर आपकी वॉल की हाइट ये है, तो आपने ये सरिया, वो खैर कंटिन्यूड है, बट वही मैंने कहा ना, उसकी लॉजिक मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन कैलकुलेशन ये कहती है कि ये अब आपने इस पे डालेंगे तो ये आप वॉल्स की स्ट्रेंथ सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी भी टेबल्स आइडेंटिकल हैं, उसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो वॉल की थिकनेस के बेसिस पे डिफरेंट है। Extension above ground level. Exterior foundation walls shall extend not less than 150 millimeters above finished ground level. मैंने आपको तस्वीर दिखा दी कि जहाँ भी आपका ग्राउंड लेवल ग्रेड पड़ रहा होगा, आपकी जो फाउंडेशन वॉल है वो कम से कम इससे 6 इंच ऊपर आ रही होगी। दिस इज एसेंशियली व्हाट इट्स सेइंग। रिडक्शन इन थिकनेस। अच्छा, अब जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो आपने अगर बाहर ये ईंटें लगानी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जी बाहर जो ईंटों का फसाड लगा होता है, तो एट टाइम्स आप फाउंडेशन वॉल को यूं करेंगे ताकि ये ईंटें अब इस पे खड़ी होकर ऊपर जा सकें। तो अगर आप ये कम जहाँ भी करेंगे फाउंडेशन वॉल की थिकनेस, तो वो टॉप एंड पे आप आके कर सकते हैं, लेकिन ये 90 मिलीमीटर से कम जगह आप नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने अंदर इसके अंदर वो लगानी है, जैसे मैंने आपसे नॉर्मली कहा था कि इसके ऊपर सिल प्लेट लगी होती है और इसके ऊपर जॉइस्ट चल रही होती हैं, लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ये करना है तो फिर भी आप 90 मिलीमीटर्स कम से कम यहाँ पे छोड़ेंगे। ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये आप देखेंगे, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉर्बलिंग का कॉन्सेप्ट पॉसिबली मैंने तस्वीर लगाई थी, आपको गूगल करके देखिएगा। कॉर्बलिंग वो होता है कि जब आपने एक ईंट लगाई और दूसरी ईंट थोड़ी सी इससे बढ़ा के लगाएंगे और तीसरी ईंट थोड़ी सी और उसको बढ़ा के लगाएंगे, ताकि वो यूँ गोल सा होना शुरू हो जाएगा। सो उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि जी टोटल जो एरिया है वो 1/3 नहीं जा सकता, एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने कहा टेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है, तो आप वो देखिएगा और गूगल करेंगे कॉर्बलिंग, तो आपको वो नज़र आ जाएगा कि उसकी आपको तस्वीर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्रैक कंट्रोल जॉइंट्स। ओके, अब ये फ़र्ज़ करें आपकी बेसमेंट की वॉल है, ये आपकी फाउंडेशन वॉल्स बनी हुई हैं, तो वो कहता है कि जहाँ भी 25 मीटर से बड़ी आपकी ये वॉल होगी लेंथ में, तो आप उसके कम से कम हर 15 मीटर्स पर एक क्रैक जॉइंट डालेंगे। वो अब छोटी सी कंडेंटेशन होती है, और ताकि अगर उसने क्रैक होना है तो वो एक सीधी लाइन में क्रैक होगी, उसको फिर आपको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि वो हर डिंगी पिंगी टूट जाए तो मसाइल बनते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट्स सेइंग। इंटीरियर मेसनरी वॉल्स, ओके, सो ये तस्वीरें भी हैं और ये मैंने यहाँ दिया हुआ है, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया फॉर्म टाइल्स पे, और मैं अब तंग आ चुका हूँ ज़िंदगी से, सारा दिन मैं यही करता रहा हूँ। ओके, इन एनी केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दीज नोट्स आर अवेलेबल टू यू, सारा नीचे लिंक हुआ होगा, अभी मुझे बैठ के इसको एडिट भी करना है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।